विपुल जी कल से उपलब्ध रहेंगे। नमस्कार साथियों। आज हम लोग जो हमारी पुस्तक एक है उसके राजनीतिक विषय से हम लोगों ने विषय लिया है लोकतंत्र में हिंसा। और 3090 से 3096 तक हमारा कोटेशन रहेगा। कोटेशन ग्रुप में है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। एक तो देखिए, लोकतंत्र में हिंसा की बात की गई है। पहले तो हम लोगों को समझना पड़ेगा हिंसा और अहिंसा में अंतर क्या है। और हिंसा और अहिंसा पर जो है हम लोगों की एक व्यापक चर्चा हो चुकी है। इसमें सबके अपने मत, सबके अपने विचार मिले-जुले रहे। कुछ लोग हिंसा का समर्थन कर भी देते हैं और जो विचारक प्रवृत्ति के लोग हैं, मार्गदर्शक प्रवृत्ति के लोग हैं, ब्राह्मण प्रवृत्ति के लोग हैं, उनमें तो ये प्रवृत्ति नहीं दिखाई देगी कि वे हिंसा का समर्थन करेंगे। जितना मैं पढ़ रहा था शायद बाबा जी ने कहीं कोटेशन में लिखा था कि जो है वे हिंसा का समर्थन नहीं करते। मैं भी अगर अपने व्यक्तिगत स्तर पर बात करूँ तो मैं व्यक्तिगत जीवन में हिंसा को बिल्कुल भी समर्थन नहीं करता और हिंसा को अगर आप मुझसे व्यक्तिगत रूप से पूछेंगे, तो मैं ये तो कहता हूँ कि हिंसा जो है वह मानव के लिए एक अभिशाप है। मैं इसे एक कलंक से अधिक नहीं समझता हूँ। कई बार हिंसा आवश्यक हो जाती है। जहाँ हिंसा आवश्यक हो जाती है, वहाँ यह अधिकार दिए गए तंत्र को। तो हमने कहा लोकतंत्र में हिंसा अर्थात जहां लोक और तंत्र है वहां तंत्र में हिंसा को अधिकार प्राप्त है, केवल तंत्र को, लोक को अधिकार नहीं है। अर्थात हिंसा दो भागों में बढ़ जा रही है। एक सामाजिक हिंसा है जिसे हम लोक की हिंसा कहते हैं और एक तंत्र की हिंसा है। जब गुलामी का शासन काल रहता है तो उस समय हमारा तंत्र ही नहीं होता है और लोक जो है वो गुलाम हो जाता है। तो उस परिस्थिति में हिंसा या अहिंसा जो भी मार्ग हो उसे उचित कहा जा सकता है। लेकिन जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो हमने तो तंत्र बना लिया, एक सिस्टम डेवलप कर लिया। अब हम वहां पर भी हिंसा की बात करें तो फिर प्रश्न खड़ा होता है कि राज्य की स्थापना ही क्यों की? फिर तंत्र की आवश्यकता क्यों क्या थी? अर्थात तंत्र की जो नियुक्ति की गई है वह केवल और केवल इसलिए की गई कि सुरक्षा और न्याय जो है वह सुनिश्चित किया जा सके। वर्तमान समय में राज्य ने जो है सुरक्षा और न्याय को छोड़ करके बहुत सारे काम करने शुरू कर दिए हैं। लेकिन राज्य की एक आदर्श व्यवस्था क्या होगी? अगर कोई मुझसे पूछे कि एक सफल राज्य की परिभाषा क्या होगी? तो मैं ये समझता हूँ कि एक ऐसा राज्य जो आपको अच्छा सड़क दे सकता है, पानी दे सकता है, बिजली दे सकता है, शिक्षा दे सकता है, स्वास्थ्य दे सकता है, रोजगार दे सकता है, सब कुछ दे सकता है, किंतु सुरक्षा और न्याय दे पाने में असफल है, तो ऐसे राज्य को हम असफल ही मानेंगे। यानी यह राज्य की असफलता कहलाएगी। जबकि इसके विपरीत हम दूसरा विकल्प देखते हैं, एक राज्य ऐसा है जो सुरक्षा और न्याय दे पाने में सफल है, पूरी तरह से सफल है और वो जो है रोटी, कपड़ा, शिक्षा, रोजगार, चिकित्सा ये सब नहीं दे पा रहा है, तो भी मैं मानता हूँ उस राज्य को सफल राज्य ही कहा जाएगा। अर्थात राज्य की सफलता और असफलता का जो आधार है, मेरे दृष्टिकोण से वह न्याय और सुरक्षा है। और मैं इस ऐसा इसलिए मानता हूँ क्योंकि हम सृष्टि के आरंभ से ही देखें, जब भी व्यवस्था बनी होगी, जब भी राज्य बना होगा, तो ये सड़कें, पानी, बिजली ये तो सब आधुनिक व्यवस्थाएँ हैं। ये तो पिछले 50-100 वर्षों में, 200 वर्षों में स मिलने शुरू हो गई, सड़कें बनना शुरू हो गई, बिजली आनी शुरू हो गई। लेकिन राज्य का अस्तित्व तो इससे पहले से रहा है और राज्य जब भी बना होगा, जब भी पहली बार बना हो, चाहे भारत में या दुनिया के किसी भी कोने में, या आप कबीलाई व्यवस्था को भी देख लीजिए जहाँ कुछ लोग समूहबद्ध तरीके से रहते हैं, वहाँ पर भी सुरक्षा के लिए एक विशेष इंतजाम या विशेष इकाई का निर्माण किया ही जाता है। तो इसीलिए तंत्र की जब बात करते हैं तो तंत्र जो है वो बना ही इसलिए है ताकि वह जो है उचित हिंसा कर सके। उचित हिंसा का अर्थ यह है कि न्यूनतम भी ना हो और आवश्यकता से अधिकतम भी ना हो। अर्थात संतुलित हिंसा जो है लोकतंत्र में राज्य को प्राप्त है। तानाशाही की जब हम बात करते हैं तो तानाशाही में व्यवस्था परिवर्तन का कोई मार्ग नहीं होता है। वहां पर हिंसा जो है वह परिस्थिति जन्य होती है। अर्थात
आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी स्थिति क्या है। ऐसा तो नहीं है कि आपने हिंसा का सहारा लिया और आपका दमन कर दिया जाए। अर्थात आपको अपनी स्थिति भी देखनी पड़ेगी कि आप हिंसा करने में सक्षम हैं और वह सफल होगी कि नहीं होगी, उस सफलता की गारंटी जो है, उसके चांसेस कितने हैं, वो देखना जो है बहुत आवश्यक है। अर्थात सोच समझ करके ही अगर वहाँ पर भी हिंसा की जाए, तब तो ठीक है। लेकिन अगर बिना सोचे समझे विचारे केवल हिंसा कर दी जाए तो उसका भी दुष्परिणाम भुगता जा सकता है। तो ऐसे ही जो हिंसा की जब हम बात करते हैं तो उसमें बहुत सोच समझकर और बुद्धिमानी पूर्वक जो है निर्णय लिया जाता है। हिंसा का इतिहास देखते हैं हम तो अगर हम रामायण युग में चले जाएँ, हम त्रेता युग में चले जाएँ, तो वहाँ भी हम लोगों को दिखाई देता है कि हिंसा जो है राज्यों के मध्य हुई है और वह हिंसा किस प्रकार से होती थी। तो आप लोग देखेंगे कि वहाँ पर भी समाज के मध्य हिंसा नहीं होती थी। 2 सेनाएँ थी तो वो सेनाएँ अपने आप जो है किसी क्षेत्र को, किसी स्थान को निर्धारित कर लेते थे। वहीं पर दोनों सेनाएँ आकर लड़ती थी और मैं इसको इस दृष्टिकोण से देखता हूँ कि ऐसा क्यों किया जाता था? इसका कारण मुझे ये दिखाई देता है कि जो लोग युद्ध लड़ने के इच्छुक नहीं हैं या जो हिंसा में सम्मिलित नहीं होना चाहते, वे अकारण क्यों मारे जाएँ? इसीलिए युद्ध क्षेत्र चुने जाते थे और वहाँ हिंसा की जाती थी। भारत में जब इस्लामिक इन्वेज़न हुआ तो सभी प्रकार के नियमों को ताक पे रखते हुए इन्होंने सामाजिक हिंसा को अनुमति दी। आज भी अगर आप देखेंगे तो यूएन जैसी जो संस्थाएँ बनी हुई हैं, वो इस बात को सुनिश्चित करती हैं कि दुनिया के 2 देशों के मध्य जब युद्ध हो, तो उसमें नागरिकों के ऊपर, आम लोगों के ऊपर जो है, किसी प्रकार की हिंसा ना की जाए। वो 2 सेनाओं का युद्ध माना जा सकता है, लेकिन जब आम नागरिकों का जो है नरसंहार होता है, हत्या होती है, तो यहाँ ये दिखाता है कि ये जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था जो है, समाज के लिए घातक है और इसका दुष्परिणाम ये दिखाई देता है कि तानाशाह जो है वह खुद को मजबूत करने में लगे रहते हैं। कई लोग जो है वो हिंसा का समर्थन किसी सैद्धांतिक स्तर पर कर देते हैं क्योंकि वो किसी विचार से, किसी मत से, किसी संप्रदाय के से, किसी समूह से, किसी मजहब, किसी मान्यता से जुड़े हुए हैं या वो बचपन के जो संस्कार सम्मिलित होते हैं, वहाँ से भी वो लोग हिंसा सीखते हैं। किस परिस्थिति, किस परिवेश और किस सामाजिक व्यवस्था में और राज्य सुरक्षा और न्याय दे पाने में सक्षम है या नहीं है, इसके अनुसार भी जो है वह हिंसा का जो है चुनाव करते हैं। भारत में अगर आप देखेंगे तो हिंसा और अहिंसा के सिद्धांतों पर जब बात आती है, तो वहाँ योगेश्वर कृष्ण की हिंसा और अहिंसा में अंतर दिखता है। बुद्ध की हिंसा और अहिंसा में अंतर दिखता है। महात्मा गांधी की हिंसा और अहिंसा में अंतर दिखता है। महावीर स्वामी की हिंसा और अहिंसा में अंतर दिखता है। लेकिन मैं उस हिंसा का समर्थन करता हूँ जहाँ पर राज्य जो है दुष्टों को, पापियों को या जो भी अपराधी हैं, अपराधियों को दंड देने के लिए जो है हिंसा का सहारा लेता है, क्योंकि वहाँ उसकी नियुक्ति ही की गई है। और वहाँ पर उसे हिंसा करनी ही चाहिए, न्यूनतम नहीं करनी चाहिए। हम जो लोकतंत्र में देखते हैं, तो लोकतंत्र को एक अव्यवस्था का जो है आज कोटेशन पढ़ेंगे तो वहाँ कहा गया है, लोकतंत्र में अव्यवस्था रहती ही है। अव्यवस्था का अर्थ क्या है? अर्थात राज्य सुरक्षा और न्याय दे पाने में असफल है और इस परिस्थिति में जो है वह सामाजिक हिंसा को प्रोत्साहन मिलता है, सामाजिक हिंसा बढ़ती है। क्योंकि राज्य जो है जब वो अपराधियों पर नियंत्रण करता है, तभी जो समाज है वह निर्भय हो पाता है और अपराधियों में भय उत्पन्न होता है। तो जो 3 लक्ष्य हमने बताए थे कि अपराधियों में भय हो, समाज में निर्भयता हो और जो है पीड़ित को संतोष हो। ये तभी संभव है जब राज्य अपना काम ठीक से करेगा। अगर राज्य अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर पाता है, तो इस परिस्थिति में व्यक्ति जो है वह व्यवस्था से परेशान होकर के सामाजिक हिंसा को प्रश्रय देता है। सामाजिक हिंसा के लिए मजबूर हो जाता है और कानून को अपने हाथ में ले लेता है। क्योंकि जिस व्यवस्था का निर्माण किया गया है, वह व्यवस्था उसे 10 वर्ष, 20 वर्ष, 30 वर्ष तक अगर लगातार दौड़ाते रहे या फिर न्याय समय पर मिल ही ना पाए, तो इस परिस्थिति में जो है वह सामाजिक हिंसा जो है वो बढ़ती है। लेकिन इसे एक खराब स्थिति कहा जाएगा, आदर्श स्थिति तो नहीं कहा जाएगा। जब स्थिति ऐसी आ जाती है कि जब आपातकालीन स्थिति होती है, सुरक्षा और न्याय जो है वह समय पर नहीं मिल पाते हैं,
तो उस परिस्थिति में कुछ आपातकालीन उपाय भी करने पड़ते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में हमने देखा गैर कानूनी तरीके से सही, लेकिन वहाँ पर जो है जनता का समर्थन रहता है। लेकिन जब हम आदर्श व्यवस्था की बात करें तो आदर्श व्यवस्था का सिद्धांत यह कहता है कि समय पर न्याय मिले और कानूनी तरीके से मिले। अर्थात ये व्यवस्था का दोष है और व्यवस्था को ठीक करने की आवश्यकता है। लोग किसी व्यक्ति से प्रभावित होकर के भी उसके मत या उसको रास्ते को जैसे मैंने बताया मानकर हिंसा करते हैं। जैसे आज इस्लाम को मानने वाली जो विचारधारा है वो पूरी दुनिया में हिंसा इस आधार पर करती है क्योंकि उनकी उत्पत्ति उनका सर्वाइवल जिस क्षेत्र से हुआ है, जिस क्षेत्र से वो लोग निकले हैं वहाँ पर कबीले बने हुए थे और हिंसा के आधार पर ही या लूट के आधार पर उनकी सामाजिक व्यवस्था चलती थी। आज भी 1500 वर्षों के बाद भी वो उस व्यवस्था से निकल नहीं पाए हैं क्योंकि वो लोग लोकतंत्र को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। मैं फिर यही कहता हूँ कि हमारे बीच में भी बहुत से लोग हो सकते हैं, आपके आस-पड़ोस में या साथी हैं, जो बात-बात पर हिंसा का समर्थन करते हैं। जैसे अभी 2-3 दिन पहले की ही बात है जब मैंने बिहार प्रकरण पर बात रखी थी। तो मैंने वहाँ बात रखी थी कि 10 वर्ष, 20 वर्ष तक किस प्रकार से हिंसा हुई, नरसंहार हुए, राज्य समर्थित हिंसा हुई। तो वहाँ कुछ लोगों ने उसे सामाजिक न्याय का अ, चोला दे करके सही जो है उसे सिद्ध करने का प्रयास किया कि जो है वो ठीक था। मैं समझता हूँ लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर अव्यवस्था होती है, कुछ समस्या भी आती है, तो उसका जो है समाधान जो है विचार से या नीतियों से निकाला जा सकता है, ना कि हिंसा को उचित ठहराया जाए। हिंसा तो वास्तव में एक घृणित और निंदित कार्य है, जो कि जिससे जितना ज़्यादा बचा जा सके, वो बचने का प्रयास करेगा। और मैं देखता हूँ कि जो ब्राह्मण प्रवृत्ति का व्यक्ति है, अगर ब्राह्मण प्रवृत्ति का व्यक्ति भी हिंसा का समर्थन करता है, सामाजिक हिंसा को प्रश्रय देने की बात करता है, तो उसे ये मानकर चलना चाहिए कि अभी उसमें ब्राह्मण प्रवृत्ति जो है, वह पूरी तरह से परिपक्व नहीं हुआ है। यानी उसमें अभी भी क्षत्रिय प्रवृत्ति का अंश जो है दिख रहा है। एक चीज़ हम लोग देखते हैं, मैं पिछले लगभग 1 डेढ़ महीने से वाल्मीकि रामायण का अध्ययन कर रहा था, वहाँ मुझे एक चीज़ दिखाई देती है कि जब विश्वामित्र जी जाते हैं भगवान राम को लेने के लिए, तो वो स्वयं भी सक्षम थे। स्वयं भी इतने सक्षम थे जो अस्त्र-शस्त्र बना सकते थे, लेकिन वहाँ वो राज्य की ही मदद लेते हैं। आज हमारे देश में पिछले वर्ष एक घटना घटी जहाँ पर कुछ लोगों ने भगत सिंह का नाम लेकर के जो है, वो लोग संसद में कूद गए और उन्होंने बड़ा हंगामा किया। उनका तर्क ये होता है कि हम भगत सिंहवादी हैं, भगत सिंह को सिद्धांतों को मानते हैं, उनके जैसा बनना है तो उनके जैसा बनना है तो हिंसा करना पड़ेगा। यहाँ ये समझने की बात है कि भगत सिंह ने जो हिंसा करी वो किस परिस्थिति में करी। उन्होंने हिंसा का मार्ग तब अपनाया था जब हमारे जो है समाज व्यवस्था पूरी तरह से विकृत थी, भारत पर तानाशाही थी, गुलामी थी, विदेशियों का शासन था, हमारे मौलिक अधिकार भी जो है वह बाधित हो गए थे, हमारे पास न्याय का कोई विकल्प नहीं था या फिर हमारे पास जो है चुनाव का भी कोई विकल्प नहीं था कि हम किसी को चुन सकें। अर्थात हम ना तो न्यायालय जा सकते थे, ना तो हम जो है अपनी सरकार बना सकते थे। तो हमारे पास जब कोई भी मार्ग उपलब्ध नहीं था, उस समय भगत सिंह ने जो है वो हिंसा का मार्ग अपनाया, तो उसका समर्थन किया जा सकता है। लेकिन यदि कोई आज कहे कि लोकतंत्र में भी हम उसी मार्ग पर चलते हैं, तो मैं एक बात कहता हूँ कि गुलामी में या तानाशाही की व्यवस्था में हिंसा करने वाला व्यक्ति क्रांतिकारी कहलाता है। और वही वही व्यक्ति जब लोकतंत्र में हिंसा करता है तो उसे आतंकवादी कहा जाएगा, वो क्रांतिकारी नहीं है, वो हिंसक और अराजक तत्व हैं। दुर्भाग्य से लोकतंत्र में हिंसा का समर्थन करने वाले अराजक तत्व जो हैं, वो खुद को क्रांतिकारी समझने का प्रयास करते हैं कि हम तो क्रांतिकारी हैं और इसी से जो है वो जो है समस्याएँ सुलझ सकती हैं। यद्यपि मैं इस बात से आश्वस्त हूँ कि हमारी जो वर्तमान व्यवस्था है वो इतनी खराब है कि उसमें व्यक्ति जो है हिंसा का सहारा लेता है। क्योंकि अगर लंबे समय तक जो है अव्यवस्था बनी रहेगी, समय पर न्याय नहीं मिलेगा, तो वहाँ पर जो है सामाजिक हिंसा बढ़ेगी। लेकिन इस परिस्थिति में क्या किया जाए? तो अच्छा यही है, आदर्श यही है कि हम एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करें या राज्य को इतना बोझिल न बनाएँ हम लोग कि राज्य जो है वह सुरक्षा और न्याय दे पाने में तो असफल हो जाए और जनहित के कार्यों में लगा रहे। तो ऐसी स्थिति ना हो इसके लिए यह होगा
कि हम लोग जो है राज्य को ओवरलोड होने से बचाएँ। एक जो कोटेशन है हमारा, उसमें एक बात ये आती है कि लोकतंत्र की प्रशंसा करने वाले लोग या तो हार मानकर समाज सेवा में लगे हुए समाजशास्त्री हैं, या लोकतंत्र का आनंद उठा रहे राजनीति शास्त्र से जुड़े लोग। कहने का ये अर्थ है कि जिन लोगों ने जो है प्रयास किया कि लोक स्वराज्य आए या व्यवस्था परिवर्तन हो, लेकिन जब वो असफल हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, तो इस प्रकार के लोग आपको दिखाई देंगे, वो लोकतंत्र को सबसे अच्छा तंत्र, सबसे अच्छी व्यवस्था कह कर के प्रचारित करना शुरू कर देते हैं। भले ही वे जानते हैं कि इसमें अव्यवस्था है, भले ही वे जानते हैं कि इसमें वर्ग संघर्ष है, वे जानते हैं कि इससे जो है समय पर न्याय और सुरक्षा नहीं मिल पा रहा है, लेकिन वह उसी व्यवस्था से संतुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं होता है या फिर वो असफल हो जाते हैं। और दूसरे किस प्रकार के लोग समर्थन करते हैं, तो ऐसे लोग करते हैं जो कि जो है राजनीति शास्त्र से नेता लोग जुड़े हुए हैं। वे भी लोकतंत्र को अच्छा बनाते हैं, और उसका कारण है उनको तो लूट करनी है। तो जिसको लूट करनी है उसके लिए तो जो है अव्यवस्था जो है सबसे अच्छा व्यवस्था मानी जाएगी। तो इस परिस्थिति में या तो राजनेता करेंगे, या तो आपको असफल लोग दिखाई देंगे जो लोकतंत्र का समर्थन कर देते हैं। हालाँकि ये बात हम लोग अच्छी तरह से समझते हैं कि लोकतंत्र का शासन बहुमत का शासन है, और बहुमत के शासन में अव्यवस्था होने के चांसेस, वर्ग संघर्ष के चांसेस रहेंगे, तो उसका भी कुछ समाधान ढूँढा जाएगा। तीसरे कोटेशन पर मैंने अपनी बात रखी है, और जो चौथा कोटेशन है, जो ये कहता है समाज में यदि कोई दल हिंसा का प्रत्यक्ष या अपरोक्ष रूप से भी समर्थन करता है, तो पूरा संदेह है कि वह तानाशाही की दिशा में सोच रहा है। इसका एक सीधा-सीधा उदाहरण दिखाई देता है, और ये किसी देश की बात नहीं है, वैश्विक व्यवस्था में आप देखेंगे तो वैश्विक व्यवस्था में इस्लाम जो है वो तानाशाही चाहता है, अर्थात सीधे-सीधे हिंसा का समर्थन करता है, और जहाँ हिंसा की बात होती आती है, वहाँ पर अर्थात वो तानाशाही को प्रश्रय देने की बात करते हैं। इसी प्रकार से कुछ अन्य संगठन भी बने हुए हैं हमारे यहाँ, जो प्रतिक्रियात्मक रूप से जो है जिन संगठनों का निर्माण हुआ है, जैसे संघ है, तो संघ एक प्रतिक्रियात्मक रूप से बना हुआ संगठन है। लेकिन इस प्रकार के संगठन यदि समस्या समाप्त होने के बाद रह जाएँ, तो फिर वो खुद एक समस्या का रूप धारण कर लेते हैं। हम कह सकते हैं कि संगठन में शक्ति होती है, वैचारिक जो है विचार नहीं होता है। लेकिन कई स्थान पर देखा जाए तो संगठन भी काम आता है, और विचार की आवश्यकता अपनी जगह होती है, संगठन की आवश्यकता अपनी जगह। जैसे अगर आप किसी संगठन से लड़ रहे हैं, तो वहाँ संगठन बनाकर ही लड़ा जा सकता है, विचार से संगठन का मुकाबला नहीं हो सकता है। या तो आपके विचार से सभी लोग प्रभावित हो जाएँ और वो जो है संगठनात्मक व्यवस्था टूट जाए। और जब आप वैचारिक धरातल पर बैठते हैं, तो वहाँ विचार से विचार को टक्कर दी जा सकती है। लेकिन जब हम लोकतंत्र में आ गए हैं, तब हम हिंसा का समर्थन क्यों करें? क्योंकि आज हमारे पास नीतियों को बदलने के लिए, व्यवस्था को बदलने के लिए, सत्ता को बदलने के लिए विकल्प जो है वो खुले हुए हैं, और साथ ही साथ हमको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे मौलिक अधिकार भी सुरक्षित हैं। अर्थात मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के साथ-साथ व्यवस्था परिवर्तन का काम किया जा सकता है। तो मैंने अपनी बात को जो है आप लोगों के सामने रखा। एक बात मैं आप लोगों को परसों-तरसों की घटना बता देता हूँ। मैं जा रहा था और रास्ते में मुझे एक बिल्ली का बच्चा मिला घायल, और वो बहुत ऐसा लगा कि बचेगा नहीं वो। फिर भी मैं 1 डेढ़ घंटे, 2 घंटे तक वहाँ बैठा रहा। मुझे लगा कि इसका क्या किया जाए? यहाँ कोई पशुओं का जानवर तो आस-पास है नहीं। फिर धीरे से किसी से कॉन्टैक्ट किया, और पता चला, तो मैं जो मेरी जो प्रवृत्ति है, मैं प्रवृत्ति ये है कि एक ब्राह्मण प्रवृत्ति का व्यक्ति जो होगा या विचारक होगा, वो हिंसा का समर्थन नहीं करेगा। लेकिन वो जहाँ पशु आपके खेत में घुस रहा है या नरभक्षी हो जाए, तो वहाँ पर वो हिंसा आवश्यक हो जाती है। लेकिन पशु और मनुष्य में बड़ा अंतर है। हम लोग एक व्यवस्था के अंतर्गत हैं, जो मनुष्यों के लिए बनी हुई है। अर्थात यहाँ पर जो है सामाजिक हिंसा को, व्यक्ति के द्वारा की गई हिंसा को एक कलंक ही मानकर चलना चाहिए कि ये समाज व्यवस्था के ऊपर एक कलंक है, और यदि हम इसको नहीं सुधार पा रहे हैं, तो यह व्यवस्था भी हमारे लिए एक कलंक के समान है, जो हमको सुरक्षा और न्याय नहीं दे पा रही है। ये मैंने अपनी बात आप लोगों के सामने रख दी है। आप लोग बताएँगे आगे? जी, धन्यवाद।
बाकी के साथी बताएं। माता प्रसाद जी, मोहन गुप्ता जी, आदरणीय संजय कुमार जी, ज्ञानेंद्र जी, या कोई भी साथी शुरू करें। जय श्री राम भैया जी। जी, जय श्री राम, सभी बताइए। साथियों को संध्या वंदन, शुभ रात्रि। भैया जी, व्यवस्थाएं, प्रश्न है कि क्यों और किस लिए और कितनी व्यवस्थाएं। जब मानव का प्रादुर्भाव इस पृथ्वी पर हुआ, तब से लेकर के सबसे पहले उसे सुरक्षा की आवश्यकता थी, तो संगठित होने का उसने नियम बनाया, एक जगह रहना शुरू किया। जब एक जगह संख्या ज्यादा हो गई तो फिर व्यवस्थाएं बढ़ी तो आवश्यकताएं बढ़ी। अब आवश्यकताएं मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं। एक तो आवश्यकता होती है शारीरिक, दूसरी होती है मानसिक। मानसिक आवश्यकता हमारी भावों से पूरी होती है। शरीर की आवश्यकता के लिए तो सारी चीजें प्रकृति में उपलब्ध हैं, प्रकृति से वो पूरी हो जाती हैं, पर उनका प्रकृति का नियोजन अपने उपयोग में कैसे किया जाए, बात होती है ये। तो उसी के लिए हमारे जीवन में तकनीक ने तकनीकी ने अपना प्रभाव प्रारंभ किया। आवश्यकता हुई कि हम कम श्रम में, कम लागत में, कम समय में अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकें। अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकें तो भिन्न 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 प्रकार की मशीनों का आविष्कार हुआ। मशीनें बनाई गई मशीनें बनाई गई, उनसे हमारी आवश्यकताएं बिल्कुल प्रचुर मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध होने लगा। लेकिन इसके साथ हम ये विचार करना भूल गए कि जब तकनीक आई तो उसके कुछ दुष्परिणाम भी, मतलब उसका दूसरा पक्ष भी होगा। हमने मशीनों से प्रकृति का दोहन अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति से अधिक करना प्रारंभ किया, तो उसके दुष्परिणाम दिखने लगे। क्योंकि प्रकृति और मानव भी प्रकृति का एक अंग है, तो दोनों में संतुलन होना बहुत जरूरी है। सामान्य रूप से तो प्रकृति अपने आप संतुलन बना लेती है, लेकिन जब तकनीक का प्रभाव बढ़ा, तकनीक के द्वारा ज्यादा दोहन हुआ, तो असंतुलन पैदा हुआ, जिसके कारण आज जो समस्याएं हैं, वायु प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है और शोषण है। क्योंकि इसी उसमें मुद्रा का भी, जो प्रतीक मुद्रा आजकल के, माने आज का नोट चलना प्रारंभ हुआ, शोषण की भी व्यवस्था तैयार हो गई। तो ये सारी समस्याएं मानव के जीवन में आ गई। अब मानव का शरीर तो जैसे तैसे उसने आवश्यकताएं पूरी की शरीर की, लेकिन मन की आवश्यकताएं कैसे करें? तो मन व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति से अपने भाव के अनुसार व्यवहार चाहता है, खुद सामने वाले के अनुसार व्यवहार नहीं करना चाहता है, अपनी मनमर्जी करना चाहता है, स्वच्छंदता चाहता है। लेकिन सामने वाले से चाहता है कि ये हमारे अनुकूल व्यवहार हमसे करे। ऐसा होना संभव नहीं है। जब ऐसा होना संभव नहीं है तो असंतोष है तो हिंसा है, अव्यवस्था है, हिंसा है। अब बात आती है कि इस हिंसा को रोका कैसे जाए। हम क्या कर रहे हैं इस हिंसा को रोकने के लिए? तो हम तो कुछ भी नहीं कर रहे, आज शासन भी कुछ नहीं कर रहा है, बल्कि
आग में घी का काम कर रहे हैं, सभी, एक नहीं सभी। तो हिंसा भाई नियंत्रित करने के लिए कुछ नियमों का, कायदे कानूनों को बनाने की आवश्यकता थी। सरकार को चाहिए था कि उन नियमों को, कानूनों को सख्ती से पालन करवाए, लोगों को सुरक्षा दे, अपराध, जितने भी आपराधिक तत्व हैं समाज के, उन पर नियंत्रण रखे, उनमें भय पैदा करे, भले ही या तो उनको प्रलोभन दे या उनकी ईश्वर के प्रति आस्था बढ़ाए। क्योंकि अपराध से प्रवृत्ति, आपराधिक प्रवृत्ति से मुक्ति या उसके जो असंतोष हैं उनकी पूर्ति, उनको संतुष्ट तभी किया जा सकता है या तो उनमें भय पैदा किया जाए, या उनको प्रलोभन दिया जाए, या उनको आस्तिक बनाया जाए, उसमें किसी चीज में एक आस्था रखी, उनकी आशा की ओर प्रवृत्त किया जाए किसी की तरफ, तो उनका संतुलन, मानसिक संतुलन बनाया जा सकता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। सरकार अगर प्रलोभन भी देती है तो अपने को सत्ता में केवल सत्तारूढ़ बने रहने के लिए, यहाँ पर असंतोष का कारण है, तो अव्यवस्था और हो जाती है। तो समाज का जो काम है वो सरकार ने ले रखा है, तो समाज करे क्या? समाज को सरकार ने तोड़ रखा है, क्योंकि कुर्सी सुरक्षित रखना है। ये तो लोकतंत्र में हिंसा का बिल्कुल निश्चित स्थान हो गया कि जब तक आप बाहुबली नहीं होंगे, किसी भी प्रकार से आपके पास जो बल है, चाहे बाहुबल हो, चाहे अर्थबल हो या धनबल हो, उसका प्रयोग करके आप अपने हित को साधते रहेंगे, तो आप अपने पद को, अपनी कुर्सी को या अपने स्थान को सुरक्षित रख पाएंगे। नहीं तो आपका सिंहासन डगमगा जाएगा। ये असंतोष का बहुत बड़ा कारण है। तो संतोष के लिए या अहिंसा के लिए कोई भी व्यक्ति कुछ नहीं कर रहा है, और शासन उसमें बिल्कुल आग में घी का काम कर रही है। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहिए, आज हमारा क्या दायित्व है? तो सबसे बड़ी बात है कि सरकार या उच्च स्थान पर जो व्यवस्था में बैठे हुए, व्यवस्था के लिए नियम बना रहे हैं या व्यवस्था को, उन नियमों को लागू कर रहे हैं, उनके दायित्व निर्धारित न होने का कारण, अब दायित्व तो निर्धारित हैं लेकिन उन दायित्वों का निर्वहन कौन कर रहा है, अब निर्वहन कैसे करवाएं, इस पर कोई चर्चा नहीं है। चर्चा होना चाहिए इसी बात पर कि लोग, जो हमारे व्यवस्थापक हैं या व्यवस्था में भागीदार हैं, सक्रिय हैं व्यवस्था बनाने में, उनके दायित्वों का निर्वहन वो करें। इसके लिए उन्हें बाध्य कौन करे, और उसका क्या तरीका हो सकता है कि हम उनको अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए बाध्य कर सकें। सबसे लोकतंत्र में जितनी भी अव्यवस्था है उसकी जड़ यही है कि दायित्वों का या तो निर्धारण है नहीं, और जिसके दायित्व निर्धारित हैं भी, वो अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहा है। ये बहुत बड़ी चूक है, क्योंकि मानव ने प्रकृति के साथ रहने के लिए चूक ही तो की है। आप उस चूक को पहचान नहीं पा रहे हैं, और पहचान जाएंगे तो हम अपनी गलती को सुधारने के लिए प्रवृत्त होंगे, प्रयास करेंगे। तो उसकी तरफ जब हम पहचान गए हैं कि गलती कहाँ है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इस पर नियम बनना चाहिए और इसी पर विचार होना चाहिए। क्या है, मेरी तो अभी तक समझ में नहीं आया कि इनके दायित्वों का निर्वहन कैसे करवाएं या कैसे खुद करें। लोकतंत्र की प्रशंसा तो लोग करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जहां पर बसें वो सुंदर देशु, और जो प्रतिपालय वही नरेशु, ये कहावत कहावत चरितार्थ होती है। तो भैया जिसके सानिध्य में, जिसकी छत्र छाया में हम रह रहे हैं, हमें उसकी प्रशंसा करना ही पड़ेगी अगर हम सुख चाहते हैं, सुखी रहना चाहते हैं। और इसमें भले ही समाज की हार हो, भले ही कुछ मुट्ठी भर लोगों का हमारे ऊपर आधिपत्य बना रहे, हम गुलाम की तरह जीते रहें, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो
ये सारी चीजें हैं। अब हमें केवल मानव से व्यवहार कैसा हो, इसके पहचान की आवश्यकता है। इसमें कहाँ हमसे चूक हो रही है, और ये चूक वही है कि हम सामने वाले को अपने भावों के अनुसार भाव पाना चाहते हैं उससे। हम अपने अपने को महत्व, हमारी ओर उसका ध्यान आकर्षित रहे, हमें उचित स्थान मिले। ये तो हम सामने वाले से या समाज से या दूसरे लोगों से चाहते हैं, पर हम समाज में जो लोग हैं उनको उचित स्थान देने में कोताही करते हैं। इस कारण से अव्यवस्था है, कानून टूटते हैं और हिंसा के लिए लोग प्रवृत्त होते हैं, मजबूर होते हैं। अब समाज तो क्या है, कबीला है। क्योंकि अलग अलग आजकल जो जातियां बनाई गई हैं वो एक प्रकार से कबीला है। और कबीले में संगठन, बिल्कुल संगठन की प्रवृत्ति होती है, लोगों में संगठन की प्रवृत्ति है। और अगर कहीं अन्याय या किसी प्रकार का कोई तानाशाही किसी के द्वारा दिखाई जाती है, तो वो पूरे का पूरा कबीला इकट्ठा हो जाता है, उसका प्रतिकार करता है, जिसमें संघर्ष भी होता है। संघर्ष होता है तो अशांति पैदा होती है, तो फिर अव्यवस्था भी फैलती है। इस अशांति को या इस प्रकार की अव्यवस्था को फैलने से पहले ही यहाँ ये सरकार को इस चीज पर नजर रखना चाहिए कि कहाँ किस क्षेत्र में, जिस कबीले का बाहुल्य है, वो निश्चित रूप से तानाशाही करने की कोशिश करता है या दबंगी दिखाने की कोशिश करता है। और उसको यदि समय रहते नहीं उसका दमन किया जाता है या उसको नहीं रोका जाता है, तो निश्चित रूप से कोई ना कोई एक दूसरा कबीला ऐसा होता है कि जो जब आमने सामने आता है, भला ही वो कमजोर हो, लेकिन एक समय वो उस वृहद कबीले पर या बड़े कबीले पर हावी हो ही जाता है, और आपस में फिर संघर्ष की स्थिति होती है, अशांति होती है। तो इसके लिए इस पर तो सरकार को नजर रखने की आवश्यकता है। मेरे तो आज के कोटेशनों के संबंध में यही विचार थे। मैं अपनी बात को पूरी की है, अन्य लोग विषय को विस्तार देंगे। धन्यवाद। जी धन्यवाद आदरणीय। बाकी के साथी बताएं। हेलो। जी आदरणीय बताइए। आज की इस चर्चा में उपस्थित सभी विद्वद्जन साथियों का अभिवादन है। आज की चर्चा जो है लोकतंत्र और हिंसा, इस विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं और बड़ा विस्तार से पूर्व के वक्ताओं ने बात को रखी है। तो जहां तक लोकतंत्र और हिंसा की जो हम चर्चा कर रहे हैं, तो लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान है नहीं। सबसे प्रथम बात तो ये है, जो भी जनता जनार्दन है, इनको हिंसा से कोई लेना देना नहीं है। इनको तो न्याय, सुरक्षा और रोजगार का पूरा अवसर, आर्थिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मूल अधिकार की सुरक्षा, इन सब के लिए लोक जो है एक तंत्र की व्यवस्था करती है, और वो तंत्र का काम है इस सारी व्यवस्था को विधिवत रूप से उसका संचालन करे। लोकतंत्र में जो व्यवस्थाएं विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की बनी है, अगर वो अपने अपने क्षेत्र में
स्वतंत्र रूप से अपना अपना दायित्व का निर्वहन करते हैं तो कहीं भी कोई समस्या जो है उत्पन्न नहीं होगा। लेकिन जब वो वर्चस्व की लड़ाई में पड़ जाते हैं, जनता पर जो है, जो तंत्र है, वो अपनी सत्ता जो है कायम करती है और अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए जनता की कई अधिकार जब अपने तरफ केंद्रित करने लगती है, तब जो है लोकतंत्र में धीरे धीरे अव्यवस्था का स्वरूप आने लगता है। वो अव्यवस्था क्यों आता है? संसद अगर जो है या विधायिका जो है, जो दल वहां पर शासन के रूप में काबिज रहता है, और वो जो है तो अनवरत हम सत्ता पर काबिज रहे, इसके लिए कई प्रकार के गलत सही अगर कानून बनाता है तो उससे जो समाज में असामाजिक तत्व हैं, आपराधिक तत्व हैं, उनको बल मिलता है। और जब उनको बल मिलता है तो धीरे धीरे अपराध करने लगते हैं। और जब कानून अगर जो है वो हल्का बनता है, लिबरल बनता है, जिसमें कि अपराधी तत्वों को निकलने में सहयोग मिलता है, तो जनता जो है उसको न्याय नहीं मिल पाता है। और ये जो आपराधिक तत्व हैं, इनको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से, वहां से इनको अपनी अपराध से निकलने में या उससे छूटने में इनको सहयोग मिलता है, क्योंकि वहां तक जो है जनता, आम जनता कहां से लाखों रुपया वकीलों का फीस और वहां जाकर और न्याय पाने के लिए उतना खर्च उसके पास कहां से आएगा? वो तो आम जनता ऐसे ही दूर हो जाता है। तो उससे बेटर समझता है कि वो अपराधियों प्रवृत्तियों से ही समझौता करके और अपना किसी प्रकार से गुजर बसर करे। तो इससे जो है एक तो हल्का कानून अगर संसद बना देता है अपराधियों के हित में, उससे व्यवस्था होने लगता है। कार्यपालिका जो है वो पूर्ण रूप से अगर दंडित नहीं करता है, अपने कार्य का निर्वहन नहीं करता है, तो उससे भी अव्यवस्था फैलने लगता है। और न्यायपालिका जो है जब न्याय देने में सक्षम नहीं होता है पूर्ण रूप से, तारीख पर तारीख कई वर्षों तक दौड़ते दौड़ते, और न्याय लेने वाला जो है सो विदम हो जाता है। तो जब लोकतंत्र में अगर कानून कड़ा रहेगा, दंड की प्रक्रिया कड़ी रहेगी, और अपराधियों को अगर पूर्ण रूप से जैसा अपराध वैसा सख्त दंड मिलेगा, तो अन्य जो अपराध करने वाले व्यक्ति समाज में हैं, वो भय से आगे अपराध नहीं करेंगे। और जब ये समाज में भय व्याप्त होगा अपराधियों में,
तो अपराध कम होगा और तब जाकर के समाज में, लोक में ये विश्वास पैदा होगा तंत्र के प्रति कि हाँ, हमें तंत्र से न्याय मिल सकता है, उन्हें संतुष्टि मिलेगी। लेकिन ऐसा जब नहीं होता है तो तंत्र के प्रति लोक का विश्वास जो है सो घटते जाता है। जैसे कि आज न्यायपालिका के प्रति लोक का विश्वास जो है वो कमजोर हो रहा है, और आज जो है जो बुलडोजर का न्याय का एक पद्धति आज निकला है, उस पर जनता का विश्वास जो है बढ़ रहा है और न्याय की अदालत के प्रति विश्वास घट रहा है। जबकि अदालत कहीं कहीं कह रही है कि बुलडोजर जो है वो गैर कानूनी है, चाहे कानूनन नहीं है, लेकिन बुलडोजर कहीं कहीं पर गलती हो सकता है इक्का दुक्का, लेकिन वहां भी बुलडोजर का कार्रवाई होती है तो वो जो भी संविधान में कानून सम्मत है, जो कार्यपालिका को अधिकार दिया गया है, उसी के अनुसार जो है से बुलडोजर का उपयोग होता है, ऐसे नहीं होता है। लेकिन न्यायपालिका देखती है कि मेरा वो अधिकार क्षेत्र था, ये कैसे जैसे है हो रहा है। वो चाहती है कि कार्यपालिका और संसदीय व्यवस्था पर मेरी जो है वर्चस्व कायम रहे। तो ये जो है तो लोकतंत्र में अव्यवस्था का जो है सो कारण बन जाता है। और अगर लोकतंत्र पूर्ण रूप से स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करती है तो यहाँ पर जो है विदेशों की जो शक्तियां हैं वो एनजीओ के माध्यम से या कोई जो आतंकवादी गतिविधि है उनके माध्यम से धन भेजकर, हथियार भेजकर, और जो राष्ट्र में लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसको अस्थिर करती है। और धन के माध्यम से और बल की शक्ति के माध्यम से हम देख रहे हैं कि श्रीलंका है, चाहे बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, नेपाल है, यहाँ का सत्ता भी परिवर्तित करा दे रहे हैं। लेकिन यही जो है आज हमारी सरकार है, उन सब चालों को पकड़ते हुए और आज अगर सख्त रूप से अपराधियों पर, उग्रवादियों पर, आतंकवादियों पर सख्ती बरती है तो आज हम देख रहे हैं कि साम्यवादी व्यवस्था धीरे धीरे, नक्सल जो है वो समाप्ति की ओर जा रही है। आतंकवाद भी धीरे धीरे जो है कम हो रहे हैं। जो देश में दंगा फसाद राइट्स होते थे वो भी जो है उदास हो रहे हैं और उनके भी मनोबल जो है सो गिर रहा है। और जहां तक बात है कि लोकतंत्र में, थोड़ा शॉर्ट करिएगा। जी जी जी, लोकतंत्र में जो समाज शास्त्री हैं या राजनीतिक शास्त्री हैं जिनको भी प्रोत्साहन मिलता है अगर सत्ता की मुखापेक्षी करते हैं तो, और दो तीन विषय है जिस पर कि हमारे चर्चा में और भी विद्वत जन हैं जो उस बात को रखेंगे और उससे आप लाभान्वित होंगे। मैं अपनी चर्चा को ही विराम देता हूं। धन्यवाद। जी धन्यवाद आदरणीय। बाकी के साथी बताएं। चलिए हम थोड़ा सा बता देते हैं ब्रिजेश जी। जी बाबा जी। देखिए, एक बात तो विचार करने की ये है
कि वर्तमान समय में जो भी हिंदू उग्रवाद का समर्थन करता है, मैं बहुतों को जानता हूं, एक दो को नहीं, वो अपने जीवन में कभी पत्थर नहीं चलाया है, अपने जीवन में कभी भी किसी को झापा नहीं मारा है, और हमेशा दिन भर खाली उग्रवाद का समर्थन करते रहेंगे। हमारे तो राम हथियारबंद थे, कृष्ण हथियारबंद थे, तुम क्या हो? खुद किसी को झापा नहीं मार सकते हैं और खाली उछलते रहेंगे दिन भर। एक इसलिए इन लोगों पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वास्तव में हिंसक नहीं है। ये चाहते हैं कि हम लोग लड़ते रहें आपस में। नक्सलाइट हिंसा करते हैं, कभी कभी नहीं कहेंगे कि हिंसा करो, एकदम शांत रहेंगे। मुस्लिम आतंकवादी हिंसा करते हैं, हिंदुओं में कै ठो आतंकवादी हैं? शायद एक भी नहीं। तो फिर ये हिंसा 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 करने की वकालत करने की क्या जरूरत है भाई? जो हिंसा करेगा उसके लिए सरकार निपट लेगी। सरकार को कहिए कि वो हिंसा करने वालों को गोली मार दे, लेकिन अगर हम खुद ही हिंसा में शामिल हो जाएंगे तो सरकार बीच में हो जाएगी। फिर एक बात तो ये हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात कि जो लोग उदाहरण देते हैं कि राम सशस्त्र थे, कृष्ण सशस्त्र थे और देवी देवता सशस्त्र थे, अरे भाई राम और कृष्ण क्षत्रिय थे, राम और कृष्ण राजा थे। आप क्या हैं? और राम और कृष्ण अगर माने सशस्त्र थे तो विदुर क्या थे? आप में से बात करने वाले कोई भी विदुर बनने को तैयार नहीं है, और रामकृष्ण बनने की क्षमता नहीं है। विश्वामित्र भी चाहते तो मार सकते थे राक्षसों को, विश्वामित्र के पास भी शस्त्र थे। इसका मतलब कि विश्वामित्र गलत थे, विदुर गलत थे, सब गलत थे, और बस आप आ गए राम और कृष्ण का उदाहरण देने वाले। इसलिए, और तीसरी बात मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि पूरे भारत में कम से कम रामानुजगंज एक ऐसा स्थान है जहां अभी तक पिछले 60-70 वर्षों में एक भी ऐसा आदमी पैदा नहीं हुआ जिससे समाज के लोग डरे, उसके खिलाफ रिपोर्ट न कर सके। हुए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं हुए, हुए तो कुचल दिए गए अहिंसक तरीके से, बल प्रयोग से नहीं, राज्य के साथ मिलकर। हम लोग का
पुलिस विभाग से घोषित समझौता था। तो अब आप दिन रात तो पुलिस को देंगे गाली और फिर कहिएगा कि गुंडागर्दी हो रही है। भाई व्यवस्था को तो साथ में रखना पड़ेगा। ये मैं आपको एक बात और बता दिया कि हम लोगों ने प्रयोग करके देखा है अहिंसा का। और चौथी बात, मेरा अपना व्यक्तिगत रूप से पूरा विश्वास है, पूरा 100%, कि जो ताकत बुद्धि में है वो ताकत डंडे में नहीं है। अगर आपकी अकल ठीक है तो आप बड़े से बड़े खतरे का समाधान कर सकते हैं, अकल ठीक है तो। और अगर अकल ही नहीं है तो फिर तो आपके पास डंडा ही है और क्या उपाय है। तो जिनके पास, जिनको अपने बुद्धि पर विश्वास नहीं है, जिनके पास अकल नहीं है, वो लोग हिंसा का समर्थन करते हैं। अरे तो हिंसा का समर्थन करने की तो कोई जरूरत नहीं है। हम लोगों ने रामानुजगंज में प्रस्ताव पारित किया था कि कोई भी व्यक्ति बल प्रयोग उसी परिस्थिति में कर सकता है। एक, उसको 3 परिस्थितियां बताई गई थी सबको, 3 थी या 4 थी, मान लीजिए 3 मैं आपको बताता हूं। 3 परिस्थितियां। पहली, आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता हो, एक। दूसरी परिस्थिति थी कि आपको न्याय प्राप्त करने का कोई और साधन उपलब्ध नहीं है, आपके पास थाना जाने का मौका नहीं है। लोग आमतौर पर कहते हैं कि थाना जाएंगे तो क्या मिलेगा, तो आप लड़के जरा जीत लीजिए ना तो पता चल जाएगा एक बार। तो दूसरों को प्रवचन देने के लिए थाना जाने से कुछ नहीं मिलेगा, दूसरों को प्रवचन देने के लिए, और खुद जिंदगी में कभी नहीं लड़े। तो मैं आपको समझाता हूं कि कभी भी, एक आदमी ने पूछा आपसे कि किसी आदमी ने आपको एक झापड़ मारा तो क्या आप दूसरा गाल भी कर दीजिएगा? हम कहे कि हाँ भाई किया, कर दूंगा नहीं कह रहा हूं। मैं खुद था रामानुजगंज में और मुझे एक आदमी ने एक झापड़ मार दिया। एक झापड़ मार दिया तो मैंने उसको कहा कि तू और मार ले, हम तुमसे टकराएंगे नहीं। चलिए, वो नहीं मारा। फिर मैं रिपोर्ट किया और उसको इतना पिटवाया गया कि हाय हाय करने लगा वो आदमी। और अगर मैं भी वहां मारता तो पुलिस आकर के बीच बचाव, दोनों के बीच में दोनों को चालान करती, कौन सी बुद्धिमानी हो जाती। मैं अगर उसको एक झापड़ मार भी देता, मूर्ख कहा जाता, क्योंकि मेरे पास माध्यम था बचने का। इसलिए मेरा आपको एक सुझाव है, ठीक है, मैं भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद और सुभाष चंद्र बोस सबको मानता हूं, लेकिन अगर भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद होते आज और अगर वो हिंसा करते
तो उनको गोली मार दी जाती है। हिंसा का समर्थन नहीं किया जा सकता है। तो वह वर्तमान में लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में भी भाई कुछ समय पहले की बात अलग है। उस समय मोदी सरकार नहीं थी। उस कालखंड में भी हिंसा का कोई औचित्य नहीं था, और अब तो खैर कोई औचित्य है ही नहीं। इसलिए मेरा यही कहना है कि अकल से काम लीजिए। बिना अकल वाला काम अच्छा नहीं है। बस मैं अपनी बात यही रोक रहा हूं। आगे आप चर्चा को आगे बढ़ाइए। अगर किसी को कोई बात पूछनी हो तो 1-2 मिनट में पूछ लीजिए, और नहीं तो फिर चर्चा आगे बढ़ जाएगी। कोई बात पूछ रहा हो तो बताइए। कोई भी साथी बताएं, किसी का प्रश्न है तो। हाँ, अब आप बढ़ा सकते हैं, नहीं तो चर्चा को आगे। जी बाबा जी, कोई साथी बताएं। और बीच में भी किसी को पूछना होगा तो 2-4 मिनट में पूछ लीजिएगा। कोई बात नहीं। बाबा मेरा एक प्रश्न है। प्रश्न है आपका? अच्छा। हाँ बाबा, स्थिति ऐसी है, अगर किसी एक जाति विशेष का व्यक्ति दूसरी जाति विशेष के व्यक्ति को टॉर्चर करता है, माने भावनात्मक रूप से उसे हतोत्साहित करता है, उस समय उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? सीधा आप जाइए सरकार के पास, पुलिस के पास। इतनी आसानी से नहीं सुनती है सरकार बाबा। नहीं, कोई उपाय नहीं है आपके पास। और आप अगर कोई व्यक्ति किसी को टॉर्चर कर रहा है तो आप सीधा ये सीधा बाबा रिपोर्ट करिए। बाबा मेरा यही है, क्योंकि व्यक्ति सामाजिक तिरस्कार व्यक्ति का किया गया, माने समाज में उसको अपमानित किया गया, तो फिर क्या करे? ये बात आती है यहाँ यहाँ फिर संघर्ष की स्थिति होती है। उस आप जाइए। स्थिति को कैसे टाला जाए? आप अगर कोई, क्या प्रश्न है ब्रजेश जी का? किसी को समाज ने अपमानित किया, समाज में जी बाबा जी, अपमानित किया, तिरस्कृत किया। किसी ने किसी को तिरस्कृत किया, तो आप जी जाइए समाज में। आप वहां उसको, उसने आपको तिरस्कृत किया, आप उससे वहीं पर भिड़ गए, बाबा वो तो संघर्ष की स्थिति पैदा हो गई ना फिर। तो क्यों, क्या वही तो जरूरत बात है है। संघर्ष करने की आपको? आप जाइए, आप समाज के पास रिपोर्ट कीजिए। समाज बहुत बड़ा है ना, ग्राम समाज है आपका। गांव के पास रिपोर्ट करिए, पुलिस के पास रिपोर्ट करिए। और नहीं तो लड़के क्या ले लेंगे? आप उसको मारेंगे, वो आपको मारेगा। ये बुद्धिमानी नहीं है जी जी बाबा। कि मैं मार खाया तो खाया, लेकिन उसको गाली तो मैं दिया। बड़ा भारी 30 मार खा बनता था, लेकिन मैं उसको गाली दिया। मार तो खाया जरूर, लेकिन कोई बात हाँ नहीं सर। है। हेलो। हाँ, जी हाँ बताइए। हाँ हाँ बाबा। मैं एकदम इस मत में नहीं हूं, क्योंकि मैं प्रयोग करके बता रहा हूं। मैं जबानी नहीं बता रहा हूं आपको। जी बाबा। और एक बात आपको और बता दें जी कि आप कभी ये रामानुजगंज आएंगे, जी बाबा। फरवरी प्रोग्राम है ये, आएंगे तो आप पता लगा लीजिएगा कि हम जी लोगों ने डकैतों से भी लड़ाई लड़ी है, जी बाबा। नक्सलियों से भी लड़ाई लड़ी है। अब ये मैंने बड़े इसलिए बोला बड़े बाबा बड़े कि क्रिमिनल, नहीं। बड़े बड़े क्रिमिनल, अकल से जी जी उनको बाबा। ठंडा किया गया है, अकल से। जी जी बाबा। प्रश्न ये है कि आपके अंदर बौद्धिक क्षमता इतनी होनी चाहिए
उसको आप विस्तार कीजिए, आपको कोई दिक्कत कभी नहीं आएगी। बाबा अभी ऐसी स्थिति वर्तमान में एक मेरे सामने आई है। ऐसी जब एक होगी तो सूचना। उसको गोली मार दीजिएगा, मैं नहीं रोक रहा हूं। चलिए, अगर जी ऐसी ऐसा स्थिति होगी, ऐसी अगर आपको कोई स्थिति लगती है कि कोई उपाय नहीं है, तो आप मार दीजिए उसको। हाँ, ऐसा 3-4 दिन पहले हुआ हाँ बाबा, ठीक है। ऐसी 2 वो जगह। आप वो आप मार दीजिएगा, वो आपको मार देगा, वो कर लीजिएगा। जी जी बाबा। मैं काहे को समझाने में दिमाग लाओ। चलिए ब्रजेश जी, आप बढ़ाइए अब बात। जी बाबा जी। कोई और साथी बताएं। पवनजय जी, आचार्य जी, बबलू केसरवानी जी, ज्ञानेंद्र जी, वैद्यराज जी, नीता जी, अगर कुछ कहना चाहें तो बताएं। मुझे एक प्रश्न पूछना है। प्रणाम बाबा जी। जी बताइए। आवाज आ रही भैया? जी आ रही है आवाज। बाबा जी मेरा ये प्रश्न है, जैसे अभी आपने कहा कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव यदि ये लोग जिंदा होते, इनको फांसी पे ना चढ़ाया गया होता, तो क्या भारत में एओ ह्यूम द्वारा जो कांग्रेस की स्थापना हुई वो हो पाती? और क्या ये लोकतंत्र स्थापित हो पाता अगर वो जीवित होते, उनको फांसी पे ना चढ़ाया गया होता तो? अगर उनको फांसी पर ना पढ़ाया जाता तो क्या होता, इसका जवाब मेरे पास नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि वर्तमान समय में अगर वो लोग हिंसा करते तो फांसी होती। आप देशभक्ति के नाम पर भी आपको बल प्रयोग करने का कोई अधिकार नहीं है, किसी को भी। जी अगर ये भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस अगर वर्तमान समय में यदि हिंसा करते तो उनको फांसी होती। गुंडागर्दी करने का अब लोकतंत्र में कोई छूट नहीं हो सकती है। ठीक है बाबा जी। उस समय गुलामी थी, तो गुलामी में आप बल प्रयोग कर सकते हैं, जबकि गुलामी काल में लोग बल प्रयोग करते नहीं हैं, लेकिन किया जा सकता है। और लोकतंत्र में लोग बल प्रयोग करते हैं, जबकि नहीं करना चाहिए। ये अंतर है दोनों के बीच में। गुलामी काल में तो लोग दबे रहते हैं चुपचाप, बोलेंगे तो सरकार मारेगी, जी तो बर्दाश्त करते हैं गुलामी काल में। मैंने गुलामी का काल भी देखा है, 47 के पहले भी मैं था। तो जी गुलामी काल में लोग डरते हैं, इसलिए कुछ नहीं बोलते हैं। और लोकतंत्र में लोग अनावश्यक बोलते हैं, जो कि गलत है एकदम। जी हिंसा का कोई स्थान नहीं हो सकता है लोकतंत्र में। लोग पूछते हैं कि था मुसलमान लोग हिंसा करेंगे, था मुसलमान लोग हिंसा करेंगे तो नरेंद्र मोदी सबको, योगी आदित्यनाथ बुलडोजर बुलडोजर चलवा करके सबको ठीक कर देगा। आपको करने की क्या जरूरत है? जो लोग हिंसा करेंगे उन जी सबको खुदा के यहाँ भेज दिया जाएगा, चिंता मत करिए। ठीक है बाबा। लेकिन आप मत कीजिए। सभी को बाकी के नमस्ते। साथी बताएं। जी बताइए आदरणीय। राम काल में जो था सेम युद्ध किए थे वो। समझाने के बाद अगर नहीं समझा जो गलत करने वाला व्यक्ति था, तो उन्होंने लास्ट में युद्ध किया और युद्ध करने के बाद उनको खत्म किए। और कृष्ण काल में जो था उन्होंने उपदेश दे करके
उनके जो भी सहयोगी थे, साथी थे, उनके रास्ते में चलने वाले लोग उनको बोले कि आप जब तक युद्ध नहीं करोगे तब तक आप जीतोगे ही नहीं। बोला कि मैं युद्ध करूंगा ही नहीं, इसलिए किसके साथ युद्ध करूंगा, इसलिए कि वो तो मेरे घर के लोग हैं। बोले नहीं, युद्ध तो करना होगा तब ही तो ये समाप्त होगा। तो राम काल में भी युद्ध हुआ और कृष्ण काल में भी युद्ध हुआ। राम स्वयं किए थे और कृष्ण जी उपदेश देकर के कराए थे। अच्छा, जब देश आजाद हो रहा था तो एक तरफ शांति का नारा चल रहा था कि हमें हमारा भारत छोड़ दो, तुम जहां से आए हो वहां छोड़ जाओ, मेरा घर है, मेरा घर है, मेरा घर है, मैं अपना घर में मैं अपना राज करूंगा, आप अपने घर चले जाओ। कुछ लोग ऐसे बोलते थे और कुछ लोग कहते कि तुम नहीं निकलोगे तो तेरे को बंद करके इस घर में जला दूंगा, गोली मार दूंगा। और अभी जो सत्ता हो रहा है, अभी अभी जो राजनीतिक चल रहा है उसमें क्या है कि कल बल छल है ना। अभी क्या है कि वक्त देंगे तो इतना दे देंगे तो कर देंगे, है ना। इस तरीके से जो है अब जिसका जो सत्ता था वो तो स्वयं नहीं कह सकता कि मेरा सत्ता आएगा तो ये करूंगा, इसलिए कि उसका सत्ता था। और जो विपक्ष में है वो तो बोल रहा है कि मैं ये कर दूंगा। और सत्ता वाले तो बोल नहीं सकते, वो तो नया योजना बना करके लाना पड़ेगा कि नहीं अब की मैं ये करूंगा, पीछे तो किया नहीं। तो इस तरीके से शुरू से लेकर के लास्ट तक जो है दूसरे मतलब हर जगह जो है काल छपाट युद्ध का ही और आपका जो है सत्ता हथियाने का दुरुपयोग होता ही है। यही मेरा प्रश्न था। चलिए इसका ब्रजेश रास्ता जी क्या आप है जो बढ़ाइए। बिना इसका रास्ता क्या है जो बिना युद्ध के जो है सत्ता हथियाया जाए, लोग अच्छे लोग चुन करके आए, लोग अच्छे गांव में रहें, अच्छे शहर में रहें, देश में रहें, विश्व में अच्छे लोग हो जाएं। उसके लिए तो एक कोई आंदोलन या कोई विचार, जैसे आदरणीय मुनि जी जो विचार दे रहे हैं कि सब मिल के रहिए, एक आदमी गलती करता है तो बैठ करके उस पर विचार कीजिए। अगर वो उग्र हो जाता है, वो कहता है कि मैं जंगल की ओर जा रहा हूँ और पूरा गांव को भूंज दूंगा, दूसरे गांव से मिल करके दूसरे गांव में कब्जा कराएगा, मतलब तरह तरह का बातें हैं। इसमें क्या होना चाहिए, मेरा ये मतलब प्रश्न है। क्या उनका क्या प्रश्न है कोई ब्रजेश जी? जी बाबा जी, उनका प्रश्न है कि बिना युद्ध के कैसे सत्ता मिलेगी और कोई व्यक्ति उग्र हो जाता है या हिंसा का नहीं, जी हर एक कोई व्यक्ति उग्र हो जाता है तो आप सरकार की मदद लीजिए। सरकार को इस कोटेशन में लिखा हुआ भी है कि सबसे बड़ी गलती हुई कि गांधी ने सरकार को आदेश दिया कि न्यूनतम हिंसा का उपयोग करो, अधिकतम हिंसा वो सरकार उपयोग करे, कोई हर्जा नहीं है। सरकार को वैसे तो समुचित हिंसा का प्रयोग करना चाहिए और जरूरत पड़े तो अधिकतम हिंसा का उपयोग करना चाहिए, लेकिन सरकार को करने दीजिए ना। जी, बाकी के साथी बताएं। रामराज जी, आपने जो बात कही ना, उसमें मैं एक लाइन कहना चाहूंगा। जी तो सत्ता मिलती है युद्ध के आधार पर, जी दूसरी सत्ता मिलती है वो मिलती है योग्यता के आधार पर, और जी तीसरी तरह से सत्ता मिलती है वो है वोट के आधार पर, जो कि लोकतंत्र में। जी राजतंत्र में दो माध्यम हैं। एक आप योग्यता से प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें आगे की पीढ़ी में कोई बन सकता है, राज्य से कोई बन सकता है, राजतंत्र में चुनाव नहीं होता है। दूसरा तरीका है युद्ध के माध्यम से सत्ता मिलेगी, लेकिन लोकतंत्र में वो दोनों ही रास्ते गायब हैं।
लोकतंत्र में एक ही रास्ता है, वोट के माध्यम से। जी। कोई और साथी बताएं। संजय कुमार तिवारी जी कुछ बोलना चाहिए, पवनजय जी बताइए। देखिए, हिंसा जो है विवेक के खो जाने के बाद ही आती है। जब मनुष्य का विवेक खो जाता है तब वह हिंसक हो जाता है। बाकी और कोई कंडीशन है नहीं हिंसक होने की। और हिंसा युद्ध नहीं, जो युद्ध है वह क्षत्रियों का धर्म है, वह क्षत्रियों का कर्म है, वह हिंसा नहीं है। वह क्रोधवश द्वेषवश किसी को नहीं मार रहे हैं, उनका कर्म है युद्ध करना, और वो अपने राज्य के लिए युद्ध कर रहे हैं। बस इतनी सी बात है। युद्ध और हिंसा में फर्क होता है। तमाम ऐसी कहानियां हैं जिसमें राजाओं ने युद्ध लड़ा, और एक बार तो ऐसा हुआ कि एक राजा ने दूसरे राजा के ऊपर थूक दिया, जीतने वाले राजा के ऊपर। तो जो जीत रहा था राजा, उसको क्रोध आ गया, तो उन्होंने उसको मारने के लिए जब हथियार उठाया तो हथियार फेंक दिया उन्होंने कि ये तो हिंसा हो जाएगी, मैं क्रोधवश इसको मारूंगा। तो युद्ध के इतने नियम थे जब हिंसा से दुनिया पर सत्ता पाई जाती थी। आज हिंसा से सत्ता नहीं प्राप्त की जा सकती रही है। आज जो है सत्ता प्राप्त करने के लिए लोकतंत्र एक माध्यम है, जिससे वोट एक विकल्प है। और हम लोगों ने 30 साल 40 साल तक लड़ाई लड़ी राम मंदिर को, और वोट के जरिए से राम मंदिर को प्राप्त किया। धन्यवाद। जी धन्यवाद आदरणीय। बाकी के साथी बताएं। संजय कुमार जी अगर आप कुछ रखना चाहें तो रख सकते हैं। भैया मैं एक लाइन बोल सकती हूँ क्या? जी बताइए। अभी जो पवन जी ने जो बात रखी है, भले ही लोकतंत्र है देश में, मुनि जी भी कह रहे हैं कि हिंसा को जो है प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, और लेकिन हमने लोकतंत्र के जरिए ये लड़ाई नहीं लड़ी है, 40 साल में विजय नहीं प्राप्त करी है। कितने लोग मरे हैं, कितने लोग बलिदान हुए हैं लोकतंत्र के होते हुए भी, वोट के होते हुए भी कितनों का रक्त बहा है, तब जाके ये छोटा सा संघर्ष किया है। हालांकि राम मंदिर बनने से कोई बहुत फर्क नहीं पड़ जाएगा, लेकिन फिर भी जो भी हुआ है ये केवल वोट के और लोकतंत्र के उस पे नहीं हुआ है। कितने लोगों ने अपने जीवन दान, कितने लोगों का रक्त बहा, तब ये हुआ है। जी संजय कुमार जी कुछ कह रहे हैं, बताइए। जी आदरणीय नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए सर। अभी अभी राजनीति में हिंसा का प्रोत्साहन का जो प्रमुख कारण समझ में आता है, वो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तीनों को समावेशित किया जाए तो सबके अपने अपने कारण उत्पन्न होते हैं जो एक दूसरे के सपोर्ट में हो जाते हैं। विधायिका इसे कानून बनाती है जिससे कि वह हिंसा करने के उपरांत, गलत करने के उपरांत भी अपने आप को बचाकर निकाल सकते हैं। कार्यपालिका इस विधायिका के कृपा पात्र बने रहें, उनके प्रिय बने रहें, इसलिए वो अनैतिक रास्तों का या हिंसा का सहारा ले लेते हैं। फिर आती है विधायिका। विधायिका में एक अभी चर्चा के दौरान एक बात आई कि विधायिका में न्याय अब महंगा होता नजर आ रहा है मौजूदा लोकतंत्र, जिससे गरीब व्यक्ति न्याय तो की आशा छोड़ देता है। इस दशा में जो जिन बाहुबली राजनेताओं का प्रभुत्व बढ़ता जा रहा है, उसका एक प्रमुख कारण ये भी है कि न्यायिक व्यवस्था का महंगा होना या अप्राप्य होना। क्योंकि वह कोर्ट के चक्कर मार के, कार्यपालिका की चक्कर मार के या विधायिका से कुछ करवाने के बजाय एक बाहुबली राजनेता के समक्ष उपस्थित होकर उनसे प्रेशर बनवाकर अपना कार्य करवा लेना
ज्यादा उचित समझता है और प्राप्त होता है। इन तीनों तंत्रों ने मिलकर जिस हिंसा को इन्होंने बढ़ावा दिया है, आज हम उसके पोषक होते जा रहे हैं। अगर हिंसा के पोषक न होते हैं तो हिंसा को प्रभावित करके, हिंसा को अपना कर एक बाहुबली राजनेता, अगर किसी एक राजनीतिक एक वोटर के नाते मैं सोचूं कि किसी एक राजनीतिक दल का मैं सपोर्टर, तो उसके पीछे जो एक नैतिक कारण हम देंगे, हम उस विचारधारा से ताल्लुकात रखते हैं या उस विचारधारा से हम बड़ा सहमत रहते हैं। लेकिन प्रश्न वहां उठ जाता है जब एक ही व्यक्ति अलग अलग विचारधाराओं के राजनीतिक दल में अपने आप को दल बदल करके और उसी क्षेत्र से जीत जाता है, बार बार जीत जाता है, तब मेरा वह विचार कहाँ जाता है कि मैं उसकी विचारधारा से सहमत हूँ, उस पार्टी के, इसलिए सपोर्ट कर रहा हूँ। फिर तो उस दशा में ये चाहिए कि उसके विरुद्ध उस पार्टी से जो राजनेता आ रहा है मैं उसको सपोर्ट करूं। लेकिन मजबूर होकर या मतभ्रमित होकर या षड्यंत्र में फंस कर हम भी उनको सपोर्ट करने लगते हैं, जिससे राजनीति का अपराधीकरण होता बढ़ा जा रहा है। धन्यवाद। जी आदरणीय, बाकी के साथी बताएं। ज्ञानेंद्र जी, आपको कुछ रखना तो रख सकते हैं। ठीक है, तो अगर किसी की कोई बात नहीं है तो चर्चा को समाप्त करेंगे। संजय भाई, मीटिंग समाप्त कर देना।